इस विषय पर विचार करेंगे कि एक कंपनी द्वारा डिस्काउंट पर जारी किए गए डिबेंचर्स को अगर कंपनी उनकी मैच्योरिटी से पहले उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करती है तो डिस्काउंट ऑन इशू की क्या व्यवस्था होगी। ये बात बड़ी निश्चित है कि डिबेंचर होल्डर्स को नेट प्रोसीड्स के बेसिस के ऊपर उसे शेयर जारी किए जाएंगे, लेकिन वो जो डिस्काउंट जो इशू के टाइम दिया गया था वो डिस्काउंट को कैसे एडजस्ट किया जाए। जो डिस्काउंट अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया उस डिस्काउंट के लिए कोई समस्या नहीं है, उसे दोबारा हम क्रेडिट कर सकते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के रूप में। लेकिन प्रश्न यह है कि वो डिस्काउंट जो ऑलरेडी डेबिट किया जा चुका था पीएनएल अकाउंट को, उसे कैसे एडजस्ट करें। कुछ लोगों की ये राय है कि ये कैपिटल रिजर्व के थ्रू है। हमारा दृष्टिकोण ये है कि ये डिस्काउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू होना चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि जिस समय राइट ऑफ किया जाता है डिस्काउंट को एक रेवेन्यू आइटम के रूप में देखा जा रहा है, उसे राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग। अब वो वापिस हो रहा है, रेवेन्यू आइटम्स के रूप में ही रहेंगी जब तक इसका रिटर्न बैक नहीं हो जाता है। एक तर्क दिया जाता है कि अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू इसको वापस दिया जाता है तो इससे प्रॉफिट बढ़ता है, हम भी मानते हैं बिल्कुल बढ़ता है। इससे टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है, कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। इसका अर्थ ऐसा कुछ नहीं है। हम दो तरीके की इनकम देखते हैं, एक अकाउंटिंग इनकम और एक टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम अकाउंटिंग प्रिंसिपलों के ऊपर बेस होती है, टैक्सेबल इनकम टैक्स के प्रोविजंस के ऊपर बेस करती है। हम अकाउंटिंग इनकम को कन्वर्ट करते हैं टैक्सेबल इनकम के ऊपर और टैक्स के प्रोविजनों को फॉलो करते हैं। लिहाजा ये कहना कि इसको क्रेडिट किया जाए डिस्काउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से तो प्रॉफिट बढ़ता है, ये कहना मेरी दृष्टि से उचित नहीं, हमारी दृष्टि से उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इनकम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर, टैक्सेबल इनकम टैक्सिंग प्रोविजंस के ऊपर बेस है। इसीलिए तो शेड्यूल 3 बड़ा क्लियर कहता है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन्हीं दो कारणों पर बेस करती है। तो लिहाजा कभी भी कैपिटल रिजर्व से नहीं से एडजस्ट किया जाएगा डिस्काउंट को, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू दिया जाएगा। एक उसका दूसरा बिंदु भी है। लोग कहते हैं जी कि जब कंपनी डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है और जब उसको इमीडिएट कैंसल करती है तो जो गेन होता है वो कैपिटल रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होता है। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां मुद्दा यह है कि डिस्काउंट को कैसे एडजस्ट करना है। वो डिस्काउंट एक्चुअली कंपनी का एक एंटिसिपेटेड लॉस था। यहां कंपनी जिस समय डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रही है वो कोई गेन नहीं अर्न कर रही है, वो अपने लॉसेस को कंपनसेट कर रही है। जब गेन हुआ ही नहीं तो कैपिटल रिजर्व कहां से आ गया। तो ये बात निश्चित है कि इस स्थिति में भी जो डिस्काउंट ऑलरेडी राइट ऑफ किया जा चुका है उसको आप एडजस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ही कर सकते हैं। इवन देन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी होता
आपने डिस्काउंट को राइट ऑफ किया है, अब आप उसको दोबारा क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। यहां पर भी आपके पास एक ही विकल्प रह जाता है कि इसके पास इसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू करें। तो हमारी दृष्टि से ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि इस डिस्काउंट को ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो ऑलरेडी राइट ऑफ किया जा चुका है, इसको एडजस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू किया जा सकता है। लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत है, सीबीएसई का अभी तक इस संदर्भ में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो जो श्रोता इस चीज को सुनते हो उनसे हमारा एक बार पुनः निवेदन है कि ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, सीबीएसई का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और हमारे विचार तथ्यों पर आधारित हैं और ये उचित लगते हैं। धन्यवाद।